कल ओलंपिक में भारत का दिल टूटा था। आज उम्मीद की नई सुबह है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में आज भारत के खाते में 2 मेडल्स आ सकते हैं। आज शाम 5:30 बजे भारत और स्पेन के बीच हॉकी का सीधा मुकाबला होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ये मुकाबला जीतकर भारत ब्रॉन्ज पर कब्जा जमा लेगा। वहीं रात 11:55 पर गोल्ड के लिए बड़ा मुकाबला होने वाला है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक बार फिर से गोल्ड जीतने के लिए जेवलिन थ्रो के फाइनल्स में उतरेंगे। मुकाबले में नीरज के सामने एंडरसन पीटर्स होंगे, जबकि नीरज को जर्मनी के जूलियन और पाकिस्तान के अहमद से भी टक्कर मिलेगी। नीरज से गोल्ड की उम्मीद की वजह है उनका हर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंका था और गोल्ड अपने नाम कर लिया था। इसके बाद 2 दिन पहले पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 89.34 मीटर स्कोर किया और क्वालिफिकेशन में नंबर 1 की पोजीशन भी हासिल कर ली। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज भी नीरज अपने भाले से गोल्ड जरूर जीत सकते हैं। आज पूरे देश की नजरें नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक की तरह ही पेरिस में भी नीरज का जादू चलेगा और वो अपने धमाकेदार प्रदर्शन से देशवासियों को गोल्ड का तोहफा देंगे। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। दरअसल आप नीरज चोपड़ा के एक्स हैंडल पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पंक्तियां नजर आएंगी। ये महज ऊर्जा भरने वाली चंद पंक्तियां नहीं हैं। ये पंक्तियां नीरज की साफ गोई, ट्रेनिंग और सपनों का प्रतिबिंब हैं। ये पंक्तियां बताती हैं कि चकाचौंध से दूर एक स्टार अपनी तपस्या में लीन है। और ऐसा भला हो भी क्यों ना, ओलंपिक शुरू होने से पहले ही हर भारतीय की जुबान पर एक ही नाम था, नीरज चोपड़ा। और टोक्यो में इतिहास रचने वाले इस भाला फेंक चैंपियन ने पेरिस में भी अब तक निराश नहीं किया है। नीरज ने 89.34 मीटर भाला फेंका, जो कि इस सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस तरह उन्होंने धमाकेदार अंदाज में फाइनल में एंट्री की। अब देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों को उम्मीद है कि टोक्यो की तरह पेरिस में भी भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। यानी नीरज चोपड़ा भारत की झोली में एक बार फिर गोल्ड डालेंगे। हालांकि फाइनल में नीरज चोपड़ा के सामने कड़ी चुनौती है। फाइनल में नीरज के सामने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता चेक गणराज्य के याकूब वाल्डेच, जर्मनी के जूलियन वेबर और पाकिस्तान के अरशद नदीम होंगे। ये खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए मुश्किलें खड़ी करने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। लेकिन सच ये भी है कि ट्रैक पर हार नहीं मानने का जज्बा उन्हें इन बाकी प्रतिद्वंदियों से काफी आगे खड़ा करता है। ऐसे में आज नीरज फाइनल में ओलंपिक के इतिहास में खिताब बरकरार रखने वाले 5वें पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी बनने के इरादे से उतरेंगे। अगर वो खिताब जीतते हैं तो ओलंपिक व्यक्तिगत वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय भी बनेंगे। हालांकि अगर नीरज कोई भी पदक अपने नाम करते हैं तो वो भी स्वतंत्रता के बाद 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले सिर्फ चौथे भारतीय खिलाड़ी होंगे। लेकिन देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद है और नीरज जिस फॉर्म में दिख रहे हैं उससे इतना तो भरोसा मिल रहा है कि टोक्यो के बाद अब पेरिस में भी गोल्ड और सिर्फ गोल्ड आएगा। पेरिस से राहुल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नीरज वो खिलाड़ी हैं जो सालों से कभी थके नजर नहीं आए। नीरज हाल के सालों में जिस भी टूर्नामेंट में उतरे मेडल लेकर ही आए। चलिए जानते हैं कि आखिर नीरज चोपड़ा से क्यों देश गोल्ड लाने की उम्मीद कर रहा है। 2 साल पहले की बात करें तो 2022 की नीरज ने डायमंड लीग में 89.94 दूर भाला फेंका था। वहीं मौजूदा ओलंपिक में 6 अगस्त को नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 की दूरी तक भाला फेंक चुके हैं। इससे पहले 2022 के नुर्मी गेम्स में 89.30 मीटर दूर जेवलिन थ्रो उन्होंने किया था। बिल्कुल गुंजन, देखिए, और इसी तरह 2022 के डायमंड लीग में नीरज 89.08 मीटर तक का थ्रो कर चुके हैं, जबकि पिछले साल चीन में हुए एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 88.88 दूर जेवलिन थ्रो फेंका।
2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.77 मीटर दूर जेवलिन फेंककर नीरज ने सभी को चौंका दिया था और कुछ इसी तरीके से 2023 में कतर के दोहा में हुई डायमंड लीग में भी 88.67 मीटर तक भाला फेंका था। इससे पहले ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल्स में उन्होंने 88.44 मीटर दूर भाला फेंका। बात करें 2022 की एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तो वहां पर नीरज ने 88.39 मीटर दूर जेवलिन फेंका। इसी साल दोहा डायमंड लीग में 88.36 मीटर दूर थ्रो किया। मतलब पिछले 2 से 3 साल के अंदर हर कंपटीशन में नीरज चोपड़ा ने 88 मीटर से दूर ही भाला फेंका है और अगर उनकी यही लय बनी रही तो आज भी गोल्ड उनके नाम हो सकता है। तो देखिए, भारत को भरोसा है कि नीरज निश्चित गोल्ड लाएंगे और देश को इस बात का भरोसा है कि हमारी हॉकी टीम भी खाली हाथ नहीं लौटने वाली है। पूरे टूर्नामेंट में हॉकी टीम ने जबरदस्त तरीके से खेला। सेमीफाइनल की मैच को छोड़ दें तो भारत का प्रदर्शन ओलंपिक में शानदार रहा है। ऐसे में आज भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए स्पेन से भिड़ने जा रही है। स्पेन के खिलाफ भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भारतीय टीम आज ब्रॉन्ज अपने नाम करने के मूड में नजर आएगी। फिर उठो, लड़ो। हॉकी में मेडल जरूर आएगा, ओलंपिक में तिरंगा लहराएगा। अब ब्रॉन्ज की लड़ाई जीतनी है। गोल्ड मेडल जीतने का सपना जरूर टूटा है, लेकिन हिंदुस्तान को इस हॉकी टीम पर गर्व है। अब हर हाल में ब्रॉन्ज की ये लड़ाई जीतनी है और ये मुमकिन है क्योंकि हरमनप्रीत एंड कंपनी ने अपने जुझारू खेल से इस ओलंपिक में हर भारतीय के सपनों को, उम्मीदों के नए पंख लगाए हैं। ब्रॉन्ज मेडल के इस मुकाबले में भारत के सामने स्पेन की चुनौती है। शाम 5:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। स्पेन के खिलाफ इंडियन हॉकी टीम का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। अब तक भारत और स्पेन का आमना सामना 71 मैचों में हुआ है। इसमें से 31 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं और 26 मैचों में स्पेन को जीत मिली है। वहीं दोनों के बीच 14 मैच ड्रॉ रहे हैं। ओलंपिक मुकाबलों की बात करें तो ओलंपिक में इंडिया और स्पेन की 10 बार भिड़ंत हुई है। इसमें पलड़ा भारत का ही भारी रहा है। 7 ओलंपिक मैच इंडिया ने जीते तो महज 3 मैचों में स्पेन के हाथ बाजी लगी। इतना ही नहीं, स्पेन के साथ हुए आखिरी 5 मैचों में भी इंडिया का ही पलड़ा भारी रहा है। इस दौरान 4 मैच में इंडिया ने स्पेन को शिकस्त दी और सिर्फ 1 मैच में स्पेन को जीत मिली है। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत स्पेन को हराकर टोक्यो ओलंपिक के रिकॉर्ड को कायम रख सकता है। टोक्यो ओलंपिक में भी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अब पेरिस में भी भारत की झोली में ब्रॉन्ज जाने की पूरी उम्मीद है। पेरिस से राहुल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्पेन और भारत की टक्कर आज शाम होने वाली है। तो चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि टीम इंडिया कैसे आंकड़ों के लिहाज से स्पेन पर भारी पड़ने वाली है। दोनों टीमों के 5 मैचों की अगर बात करें तो भारत ने जहां 5 में से 4 मैच जीते हैं तो वहीं स्पेन केवल 1 मैच ही जीत पाया है। ओलंपिक में भारत और स्पेन करीब 10 बार आमने सामने रही हैं, जिसमें से भारत ने 7 मैच जीते हैं जबकि स्पेन 1 मैच ही अपने नाम कर सकी है। देखिए, जबकि 2 मुकाबले बराबर पर भी रहे हैं दोनों टीमों के ओवरऑल मुकाबले की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत और स्पेन 71 बार सीधे तौर पर आमने सामने हुए हैं, जिसमें भारत ने 31 मैच जीते हैं जबकि स्पेन ने 26 मैचों पर कब्जा जमाया है और भारत को हराया है। 14 मैच बेनतीजा साबित हुए। अब बात करेंगे उस नाम की जो कल से देश में हर किसी की जुबान पर है। कल की निराशा के बावजूद देश का प्यार विनेश फोगाट पर बरस रहा है लगातार। विनेश के मेडल के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। विनेश के मेडल के लिए भारत की अपील पर अब फैसला आना है। उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की गई है। आज सुबह 11:30 बजे उनकी अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अपना फैसला सुनाने जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उससे पहले ही बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को विजेता की तरह सम्मान देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार नीतियों के तहत विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल जीतने वाली राशि भी देगी। इस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबला अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ 5-0 के अंतर से जीता था और वो ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन गई थी, मगर वजन कुछ ग्राम ज्यादा होने से उन्हें आखिरी मौके पर प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था।
पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद बुधवार रात उम्मीद की एक हल्की सी किरण सामने आई। दरअसल रेसलर विनेश फोगाट ने CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की है। उन्होंने सिल्वर मेडल की मांग उठाई है। खेल मामलों की कोर्ट आज सुबह करीब 11:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। अगर CAS विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो IOC को विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। इससे पहले पूरे देश को इंतजार गोल्ड का था। हर कोई पीले तमगे की आस लगाए बैठा था। लेकिन बुधवार रात करीब 11:15 बजे जो खबर सामने आई उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। विनेश ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। इसकी वजह थी 100 ग्राम ज्यादा वजन। कई पहलवानों को जमीन पर पटकने वाली विनेश के लिए उनकी ही बॉडी का 100 ग्राम वजन भारी पड़ गया। विनेश को गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया। जाहिर है सपने टूटे हैं। इसकी टीज भी है। विनेश के अयोग्य होने की खबर से करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल भी टूटे हैं, क्योंकि महज गोल्ड से एक कदम दूर थी विनेश। बहुत अच्छे तरीके से विनेश पहलवान एक शेर की तरह लड़ी है, एक शेरनी की तरह कुश्ती लड़ी है। 50 किलो के अंदर विनेश ही सबसे सुपीरियर है, विनेश सबसे तगड़ी है। हमेशा से चैंपियन थी, हमेशा से चैंपियन रहेंगी और आगे भी उनकी अभी तो उनकी उम्र है, वो हिम्मत नहीं हारे। पूरा भारत उनके साथ है और एक बार जो चैंपियन होता है वो पूरे जीवन भर चैंपियन रहता है। लेकिन रुकना नहीं है, कदम को थामना नहीं है, हौसलों की उड़ान को कायम रखना है। ये खराब वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। आपके बाजुओं में बहुत दम है, आप चैंपियन हो। भले ही ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से आप चूक गई, लेकिन जिस तरह से आप ओलंपिक में खेली उस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुखद है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह से ओलंपिक में विनेश लड़ी, देश इस पर फक्र महसूस कर रहा है। अब पूरे देश को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के फैसले का इंतजार है। चंद घंटों में सिल्वर पर फैसला हो जाएगा। हालांकि ओलंपिक के नियमों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की गोल्ड की उम्मीदों को तोड़ दिया है। फिर भी देश की बेटी विनेश पर सभी को गर्व है। पेरिस से राहुल रावत के साथ निखिल नाज, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, इसी के साथ विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुद पोस्ट की। विनेश फोगाट ने मां के नाम की गई अपनी इस पोस्ट में लिखा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अपनी पोस्ट में विनेश ने कुश्ती को अलविदा कहा और माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। महावीर सिंह फोगाट ने बताया कि वो देश लौटने पर विनेश से बात करेंगे ताकि वो संन्यास की बजाय 2028 ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी करें। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद विनेश फोगाट ने आज कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं विनेश फोगाट के गुरु भी, ताया जी भी, महावीर फोगाट। तो फोगाट साहब, बहुत दुख भरी कल खबर आई, 140 करोड़ देशवासियों का दिल भी टूटा। गोल्ड मेडल के इतने करीब थे और महज 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पर आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि वो कुश्ती को अलविदा कह रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो तीसरा ओलंपिक, जो पहले ओलंपिक जो 16 में लड़ा है, 20 में लड़ा है और अब 24 में लड़ा है,
तो वो उसका जो दिल टूट गया, जो गोल्ड मेडल के नजदीक थी और जो है जी और वेट कारण जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी हो एकदम जो है गुस्से में या आत्मा टूट जाती है तो हो जाता है। लेकिन जो आने के बाद में हम सब बैठ करके गीता भी बजरंग भी हम भी जो है बात करके कोशिश करेंगे उसको जो 2028 में जो लड़ने के लिए तैयार करें। हरियाणा सरकार ने विनेश की तारीफ की और प्रदेश का मान बढ़ाने वाला बताया इसको। देखिए, हरियाणा सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की और जाहिर तौर पर इतना शानदार प्रदर्शन उनका रहा। अगर आखिरी राउंड वो खेल भी नहीं सकी तो क्या हुआ? विनेश फोगाट हमारे देश की, हमारे प्रदेश की शान है, हरियाणा की बेटी है और बेटियों पर हमें बहुत नाज है। और इसके बाद पूरा प्रदेश दुखी है कि विनेश फोगाट जिसमें डिस्क्वालीफाई हुई है वेट के उसमें, और इसकी पीड़ा हमको भी है, मैं भी इससे दुखी हूँ। और हम सब बेटी के साथ विनेश फोगाट के साथ हैं और जो भी क्राइटेरिया ने रखा होगा, जिस तरह के खेल के पैरामीटर रखे हैं उसमें जो वजन मिला है, हमें की बेटी के साथ न्याय होगा, दूध का दूध पानी का पानी। विनेश के लिए ओलंपिक का सफर भले ही निराशा के साथ खत्म हुआ, लेकिन विनेश ने जिस दमखम से अब तक कुश्ती लड़ी वो जानदार है। वो भले ही ओलंपिक में गोल्ड हासिल ना कर सकी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमाम टूर्नामेंट में जानदार प्रदर्शन किया, उनका हर मेडल हिंदुस्तानियों के लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं विनेश ने कैसे अपने करियर में मेडल पर मेडल जीते हैं। विनेश के करियर की अगर बात करें तो विनेश ने 2013 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद साल 2014 में एशियन गेम्स में विनेश ने ब्रॉन्ज मेडल फिर से जीता। यहाँ देखिए, 2014 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने देश का नाम रोशन किया और गोल्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 2015 में एशियन चैंपियनशिप में विनेश ने सिल्वर पर कब्जा किया। 2016 की बात करें तो एशियन चैंपियनशिप में विनेश ब्रॉन्ज लेकर भारत आई। साल 2017 की बात करें तो इस बार एशियन चैंपियनशिप में विनेश ने सिल्वर अपने नाम किया था। और फिर आया साल 2018 जब एशियन गेम्स में विनेश ने गोल्ड जीता और देश का नाम रोशन कर दिया। इसके बाद 2018 में ही एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए विनेश ने सिल्वर जीता और फिर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने गोल्ड जीतकर भारत को सुनहरा तोहफा दिया। 2019 की बात करें तो इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनेश ने ब्रॉन्ज जीता था। 2019 में ही एशियन चैंपियनशिप हुई और उसमें विनेश ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। उसके बाद 2020 में एशियन चैंपियनशिप हुए और इसमें विनेश ने एक बार फिर ब्रॉन्ज जीता। साल 2021 में एशियन चैंपियनशिप में विनेश ने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। 2022 की अगर बात करें तो उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी विनेश ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। 2022 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जिसमें विनेश ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां लंबी अशांति के बाद उम्मीद की सुबह नजर आ रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच आज का दिन काफी अहम है। दरअसल आज वहां अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रमुख के तौर पर मोहम्मद यूनुस शपथ लेंगे। इसके लिए वो फ्रांस से बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच रहे हैं। हालात ठीक होने की उम्मीद के बीच तमाम बांग्लादेशी जहां वतन वापस लौट रहे हैं, तो वहीं बॉर्डर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डर की वजह से भारत में घुसने की कोशिश में हैं। हालांकि हमारी बीएसएफ मुस्तैद है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस फ्रांस के चार्ल्स डे गॉले एयरपोर्ट से ढाका के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्हें मीडिया ने घेर लिया, सवालों की बौछार की, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने सहज दिखने की कोशिश की और बताया कि वो घर वापस यानी बांग्लादेश जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने मुल्क बांग्लादेश के सबसे बड़े संकट का हल निकलने की उम्मीद जताई। See what's happening there and how we can organize ourselves to get out of the trouble that we are in. Thank you very much. Please. Well, I'll go and talk to them. What this? I'm just fresh in this whole area. फ्रांस से लौटने के बाद यूनुस को बांग्लादेश में बड़ा जिम्मा मिलने जा रहा है। दरअसल वो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रमुख के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। वहां के सेना प्रमुख वकर उस जमान ने इसकी जानकारी दी।
बताया गया कि मोहम्मद यूनुस दोपहर तक वहां पहुंच सकते हैं। फिर रात में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। 2 दिन पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन यानी वहां के राष्ट्रपति भवन में एक बैठक हुई थी, जिसमें मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। इस बैठक में प्रदर्शनकारी छात्र और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। लोग कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट कैसे आएगी जब तक ये लूटिंग, प्लंडर, आर्सन, ये जो दंगेबाजी है, फसाद हो रहा है, ये बंद नहीं होगा। इसको कौन बंद कर सकता है? सिर्फ आर्मी बंद कर सकती है। इस समय पुलिस के ऊपर तो अटैक हो गया है, लोगों को मार दिया गया पुलिस स्टेशन में। वैसे मोहम्मद यूनुस ने स्वदेश लौटने से पहले सभी लोगों से शांति की अपील की है ताकि बांग्लादेश में हिंसा रुक सके। लेकिन यूनुस के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता हिंसा रुकवाना है, फिर राजनीतिक स्थिरता की ओर बांग्लादेश को ले जाने की कोशिश होगी। वहीं उनके मुल्क से लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि हिंदू समेत दूसरे समुदाय के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की हट गई है, उसको हटा दिया गया है, पर उसके बाद तो ठंडा होना चाहिए था। पर अभी भी आग उगल रही है, लावा गिर रहा है, और अब तो लूट, दुकानें तोड़ी जा रही हैं और हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको घरों से निकाल के मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड जस्टिफाइड थी, ठीक है, और एक्सेप्ट भी हो जाती, पर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे। बांग्लादेश में जारी हिंसा की वजह से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास भारतीय सीमा पर करीब 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच गए। हालांकि सतकुरा सीमा पर बीएसएफ ने इन्हें घुसपैठ करने से रोक दिया। वैसे इन लोगों का भारत में आने का विरोध भारतीय ग्रामीणों ने भी किया। यकीनन पड़ोस में कुछ भी हलचल हो, पड़ोसी पर उसका असर होना लाजमी है। ऐसे में भारत भी हर तरह से अलर्ट है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात गंगा के बढ़ते जलस्तर की करेंगे। वाराणसी में जहां 84 घाटों को खुद में समाने के बाद गंगा का पानी नमो घाट तक पहुंच गया है। गंगा का पानी 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में भी बनारस अपनी धुन में मगन है, तो वहीं प्रयागराज में लेटे हनुमान जी को स्नान कराने मां गंगा पहुंची है। ये दृश्य यहां के लोगों के लिए आस्था का विषय बन गया। लोगों ने मां गंगा की आरती की और जयकारे लगाए। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। काशी के घाट गंगा के उफान में डूबे नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी नमो घाट तक पहुंच गया है। सभी 84 घाट गंगा के भीतर समा गए हैं। गंगा का पानी 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। खतरे के निशान से गंगा 4 मीटर तो चेतावनी बिंदु से महज 3 मीटर ही नीचे रह गई है और बढ़ाव की रफ्तार लगभग 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर देख सकते हैं कि पानी आ पहुंचा है। बनारस का ये नमो घाट है। आमतौर पे गंगा का पानी यहां तक नहीं पहुंचता है, लेकिन इस बार यहां तक पानी आ चुका है। एक तरफ जहां गंगा आरती ऊंचाई वाले स्थानों पर हो रही है, तो वहीं यहां नौका संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां गंगा चेतावनी बिंदु से महज 3 मीटर तो खतरे के निशान से 4 मीटर ही नीचे बह रही है। लेकिन बनारस शहर अपनी धुन में है। यहाँ आए पर्यटक फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। बाढ़ की क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? आप लोग बाहर से घूमने आए हैं? जी, हम लोग आए हैं बाहर से घूमने, लेकिन बहुत अफसोस का बात है कि अभी तक यहाँ पूरा बाढ़ का पानी फैला हुआ है और यहाँ पे प्रशासन ने मना किया है, घूमने के लिए अलाउ नहीं है। हम लोग यहाँ गंगा आरती और गंगा में बोट के लिए आए थे, लेकिन पानी बहुत ही काफी ज्यादा हो गया है, तो हम लोग बोट में नहीं जा पाएंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देख एनडीआरएफ, जल पुलिस और बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इधर संगम नगरी में भी गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि यहाँ संगम के लेटे हनुमान जी को स्नान कराने मां गंगा पहुंची है। यह दृश्य यहाँ के लोगों के लिए आस्था का विषय बन गया है।
यहाँ जैसे ही माँ गंगा का आगमन हुआ तो घंट घड़ियाल बजाए गए, आरती की गई और माँ गंगा का आवाहन कर उनका स्वागत किया गया। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद साधु संतों श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया और जयकारे लगाए। मान्यताओं के मुताबिक जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी को नहला देता है, उस साल देश, प्रदेश और शहर में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती और हर तरफ शांति रहती है। पौराणिक महत्व वाला प्रयागराज का ये मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में मौजूद है। मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं। यहाँ जब तक गंगा का पानी रहेगा तब तक मंदिर बंद रहेगा। वहीं पानी घटने के बाद पूजा अर्चना कर भक्तों के लिए मंदिर फिर से खोल दिया जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।